My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने जो आपका पेपर है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, जिसका नंबर है एजू बी एड 107, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका अभ्यास कर रहे थे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो बेस्ड होंगे आपके पेपर असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम के आकलन से। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे एजू बीएड 107 के पेपर से, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। आज के लिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, किस प्रकार के मापन के परिणामों में यथार्थता कम होती है? विच टाइप ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेसी, अर्थात एक्यूरेसी के आधार पर या यथार्थता के आधार पर यह प्रश्न है कि किस प्रकार के मापन के परिणामों में एक्यूरेसी या यथार्थता कम होती है। विच टाइप ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेसी, एंड योर ऑप्शंस आर ए फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन में, बी नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन में, सी बोथ इन द फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट आर लेस एक्यूरेट, अर्थात जो भौतिक और अभौतिक मापन है दोनों ही कम एक्यूरेट होते हैं या दोनों में कम यथार्थता होती है। और डी है भौतिक व अभौतिक दोनों की में जो यथार्थता होती है वो अधिक होती है, दोनों की अधिक होती है। बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट आर हाईली एक्यूरेट। तो क्या इसका सही होगा? आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में पढ़ा होगा फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट। अब इसमें प्रश्न है कि किस प्रकार के मापन के परिणामों में एक्यूरेसी या यथार्थता कम होती है, लेस एक्यूरेट होता है। तो जो भौतिक मापन है या फिजिकल मेजरमेंट है, इसमें एक्यूरेसी अधिक होती है, लेकिन जो अभौतिक मापन या नॉन फिजिकल मेजरमेंट होता है, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। और यही मापन, अभौतिक मापन या नॉन फिजिकल मेजरमेंट, हम एजुकेशन के फील्ड में, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के क्षेत्र में करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अभौतिक मापन में या नॉन फिजिकल मेजरमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है, कौन सा भावात्मक पक्ष का उदाहरण नहीं है? विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टिव एस्पेक्ट, एंड योर ऑप्शंस आर ए एक्वायरिंग या ग्रहण करना, बी रिस्पॉन्डिंग या अनुक्रिया करना, सी एस्टिमेटिंग या अनुमान लगाना, डी स्किलफुल लिम्ब मूवमेंट या कुशल अंग संचालन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा भावात्मक पक्ष का उदाहरण नहीं? आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने डोमेन पढ़े होंगे। उसमें 3 डोमेन है। मेन है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। प्रश्न वहीं से है, जो अफेक्टिव डोमेन होता है, अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, उससे प्रश्न है और कह रहा है कि जो अफेक्टिव डोमेन है या अफेक्टिव एस्पेक्ट है, उसका कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है या कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो रिसीविंग या एक्वायरिंग होता है, रिस्पॉन्डिंग या अनुक्रिया होता है, अनुमान एस्टिमेटिंग होता है, कुशल अंग संचालन या स्किलफुल लिम्ब मूवमेंट क्या है? साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन का है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो साइकोमोटर डोमेन होता है या जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, या क्रिया जो है जो कॉग्निटिव डोमेन होता है या क्रियात्मक पक्ष होता है, उसमें आता है कुशल अंग संचालन, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी के सभी जो है वो अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न है, मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूं अथवा मैं इसे नापसंद करता हूं, इन्हीं 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसने दिया है? द टर्म evaluation has come to mean I like it
और आई डिसलाइक इट, expressions of emotional reactions to programs, activities, process, whatever one has experienced or is experiencing। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? और आपके ऑप्शंस हैं, आपके विकल्प हैं, ए एडम्स का, बी मैकनील का, सी गुड्स का, या डी रेमर्स व गेज का। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए। जो स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट कहता है? कह रहा है कि मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूं अथवा मैं इसे नापसंद करता हूं, इन्हीं दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा है, पसंद करने या नापसंद करने में। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। क्या उद्गार है? कि मैं लाइक करता हूं या अनलाइक करता हूं, पसंद करता हूं या नहीं पसंद करता हूं। द टर्म इवेल्युएशन हैज कम टू मीन I like it or I dislike it. Expressions of emotional reactions to programs, activities, process, whatever one has experienced or is experiencing. तो यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? तो डियर स्टूडेंट्स, किसका है? एडम्स का नहीं है। यह स्टेटमेंट गुड्स का नहीं है, रेमर्स और रेज का नहीं है, बल्कि किसका है? मैकनील का है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मैकनील। तो इसका सही उत्तर होता है बी ऑप्शन या मैकनील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह सूचनाओं को परिभाषित करने, चयन करने, रचना करने, संग्रहण करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट या यह डिफिनीशन किसके द्वारा दी गई है? यह प्रश्न है। इन इंग्लिश, असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यह स्टेटमेंट या यह कथन किसने दिया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। आपके ऑप्शंस जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला है इरविन का, बी है गुडविन का, सी है गुड्स का एंड डी है रेमर्स व रेज का। ध्यान दीजिए, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? अबाउट द असेसमेंट या आकलन के। किसने कहा कि आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह सूचनाओं को परिभाषित करने, चयन करने, रचना करने, संग्रहण करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस about the learning and development of students. It is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting, and using information to increase students' learning and development. Who gives this statement? यह statement, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? And your options are A. Irwin, B. Goodwin, डी रेमर्स एंड सी गुड्स। तो यह किसका है? गुडविन नहीं, रेमर्स नहीं, गुड्स नहीं, बल्कि दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय इरविन, या इरविन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इरविन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, लिखित परीक्षा के लिए मौखिक और व्यवहारिक परीक्षण होते हैं। फॉर रिटन टेस्ट, ओरल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट आर, एंड योर ऑप्शंस आर ए कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होते हैं, बी अपोजिट या विपरीत होते हैं, सी अल्टरनेटिव या वैकल्पिक होते हैं, डी अंतरण या ट्रांसफर का कार्य करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिटन टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा होता है, उसके लिए जो मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं या प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रायोगिक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, और जो होती हैं वो लिखित परीक्षाओं की क्या होती हैं? वो अपोजिट नहीं, अल्टरनेटिव नहीं, ट्रांसफर नहीं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, पूरक होती हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक।
तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं या प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, ओरल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट जो होते हैं, वे रिटन टेस्ट के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26, और प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है। फॉर विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स ईच वैल्यू बिटवीन एनी टू स्कोर्स कैन बी फाउंड, एंड योर ऑप्शंस आर ए फॉर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर के लिए, बी फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर के लिए, सी फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल या गुणात्मक चर के लिए, एंड डी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या सभी प्रकार के चरों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है। फॉर विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स ईच वैल्यू बिटवीन एनी टू स्कोर्स कैन बी फाउंड, तो किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए नहीं, क्वालिटेटिव नहीं, सभी के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए होता है, फॉर ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स या सतत चर के लिए होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 प्रश्न है, शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण का उदाहरण नहीं है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टीचर मेड फॉर्मल टेस्ट, एंड योर ऑप्शंस आर ए रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षण, बी ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण, सी प्रैक्टिकल टेस्ट या व्यवहारिक परीक्षण या प्रायोगिक परीक्षण, एंड डी अप्रूव्ड टेस्ट या स्वीकृत परीक्षण। इसमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जो टीचर मेड टेस्ट नहीं है? और आपके जो विकल्प हैं उन विकल्पों में से देखा जाएगा, यदि हम देखते हैं तो जो रिटन टेस्ट होता है वह भी शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है, जो मौखिक परीक्षण होता है वो भी शिक्षक लेता है, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं या प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं या व्यवहारिक परीक्षाएं होती हैं, उन प्रायोगिक परीक्षाओं को भी शिक्षक लेता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, अप्रूव्ड टेस्ट या स्वीकृत परीक्षण, यह टीचर में टेस्ट नहीं होता है। सो हियर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, व्यवहारिक या प्रायोगिक परीक्षण, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से टीचर मेड टेस्ट हैं। लेकिन जो अप्रूव्ड टेस्ट है वो क्या है, टीचर मेड टेस्ट नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28, प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट इज और आर, एंड योर ऑप्शंस आर ए रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, अर्थात एक अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता होती है। बी रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, एक अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होती है। सी वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, अर्थात एक अच्छे परीक्षण में उसमें वैधता होती है, उसके मानक निर्धारित होते हैं। एंड डी ऑल ऑफ द एबव या ई सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, या एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? तो उसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, और उसके मानक भी निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑल ऑफ द एबव या जितने भी यहाँ पे विशेषताएं दी गई हैं, सभी विशेषताएं एक अच्छे परीक्षण की होती हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29, प्रश्न है, मापन किसके संबंध में किया जाता है? ध्यान दीजिए, मापन किसके संबंध में किया जाता है? और आपके जो विकल्प हैं, मेजरमेंट इज डन इन रिलेशन टू, एंड योर ऑप्शंस आर इंटरेस्ट, ए रुचि के, बी एटीट्यूड या मनोवृत्ति के या वृत्ति बोलते हैं उसको, सी नॉलेज या ज्ञान के, एंड डी एडेप्टेबिलिटी या अनुकूलनशीलता के। तो ध्यान दीजिए, मापन किसके संबंध में किया जाता है? मेजरमेंट इज डन इन रिलेशन टू इंटरेस्ट के, एटीट्यूड के, नॉलेज के, एडेप्टेबिलिटी के, अर्थात रुचि के हिसाब से किया जाता है, मनोवृत्ति के हिसाब से, अनुकूलनशीलता के हिसाब से, या ज्ञान के। तो रुचि नहीं होता है, मनोवृत्ति नहीं होता है, एडेप्टेबिलिटी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, नॉलेज, जो ज्ञान होता है, ज्ञान के संबंध में मेजरमेंट या मापन किया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30, प्रश्न है, क्रमिक स्तर पर मापे गए दो चरों के लिए किस सहसंबंध की गणना की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर टू वेरिएबल्स मेजर्ड एट ए सीक्वेंशियल लेवल? क्रमिक स्तर पर मापे गए दो चरों के लिए किस सहसंबंध की गणना हम कर सकते हैं? विच कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर टू वेरिएबल्स मेजर्ड एट सीक्वेंशियल लेवल, या इसको हम क्या कहते हैं,
जो है सिक्वेंशियल लेबल या फिर ordinal label. Which correlation can be calculated for two variables measured at a ordinal label और sequential label? And your options are, आपके जो विकल्प हैं वो है A रैंक ऑर्डर कोरिलेशन या श्रेणी क्रम सहसंबंध, B गुणनफल आघूर्ण या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध, और C है कर्विलिनियर कोरिलेशन या वक्री सहसंबंध, एंड D है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रमिक स्तर अर्थात ऑर्डिनल जो लेबल होता है उस पर मापे गए दो चरों के लिए किस सहसंबंध की गणना की जा सकती है? विच कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर टू वेरिएबल्स मेजर्ड एट अ ऑर्डिनल लेबल और सिक्वेंशियल लेबल? एंड योर ऑप्शंस आर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, कर्विलिनियर कोरिलेशन या ऑल ऑफ द एबव, वक्री सहसंबंध, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध या श्रेणी क्रम सहसंबंध। तो क्या हो सकता है? कर्विलिनियर नहीं, प्रोडक्ट मोमेंट नहीं, बल्कि श्रेणी क्रम सहसंबंध या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन जो है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं जब जो दो चर हैं वो ऑर्डिनल लेवल में या क्रमिक स्तर पर मापे गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन या श्रेणी क्रम सहसंबंध। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन इज एंड योर ऑप्शंस आर अ टेक्निकल वर्ड, अ नैरो प्रोसेस, एन एंशिएंट कंसेप्ट और अ कॉमन वर्ड। एक तकनीकी शब्द है, एक संकीर्ण प्रक्रिया है, एक प्राचीन अवधारणा है, एक सामान्य शब्द है। तो डियर स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन क्या है? एक सामान्य शब्द नहीं है, मूल्यांकन प्राचीन अवधारणा भी नहीं है और नैरो प्रोसेस भी नहीं है। सो हियर ए ऑप्शन, दैट इज इवैल्यूएशन इज अ टेक्निकल वर्ड, यानी एक तकनीकी शब्द है मूल्यांकन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे ए विकल्प जो है सही है। मूल्यांकन का एक तकनीकी शब्द है, इवैल्यूएशन इज अ टेक्निकल वर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है Who said that? किसने कहा या किसका स्टेटमेंट है कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। ध्यान दीजिए, मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ assigning symbols to dimensions of phenomena in order to characterize the status of the phenomena as precisely as possible. And your options are A. Helmstetter, B. Guilford, C. S.S. Stevens and D. Bradfield and Murdoch. ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक का है, गिलफर्ड का है, हेल्मस्टेटर का है या यस स्टीवेंस का यह स्टेटमेंट है, यह कथन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया सके। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए फिनोमेना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ फिनोमेना एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। यह स्टेटमेंट किसका है? हेल्मस्टेटर ने, स्टीवेंस ने, गिलफोर्ड ने, बल्कि ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक का है। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक ने कहा था कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ assigning symbols to dimensions of a phenomenon in order to characterize the status of the phenomenon as precisely as possible. Now the next question number 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है मापन के लिए सही नहीं है, which is not true for measurement, and your options are A. वाइड कंसेप्ट या व्यापक अवधारणा, B. क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मात्रात्मक विश्लेषण, C. रिलेशनशिप विथ हाउ मच या कितना से संबंध, एंड D. अ कॉन्क्रीट प्रोसेस या एक मूर्त प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, कॉन्क्रीट प्रोसेस है या रिलेशनशिप विथ हाउ मच है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या वाइड कंसेप्ट है अबाउट द मेजरमेंट या मापन। मापन जो है, मापन के लिए क्या नहीं सही है या विच इज नॉट ट्रू अबाउट द मेजरमेंट, मापन के लिए क्या नहीं सत्य। तो मापन जो है एक कॉन्क्रीट प्रोसेस है या एक मूर्त प्रक्रिया है, सही है। मापन का संबंध कितना से होता है, अर्थात मापन इज मेजरमेंट इज रिलेटेड विथ हाउ मच, मापन जो है वो कितना से संबंधित है। एंड आल्सो मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मात्रात्मक एक जो मापन है एक मात्रात्मक विश्लेषण है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो यहाँ पे बी सी डी सभी सही हैं।
जो ए ऑप्शन है इट इज़ अ वाइड कंसेप्ट है, एक व्यापक अवधारणा है, तो ऐसा नहीं है, मापन एक व्यापक अवधारणा नहीं है, वाइड कंसेप्ट नहीं है, बल्कि क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, व्यापक अवधारणा या वाइड कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है श्रेणी क्रम सह संबंध की गणना की जा सकती है यदि दोनों चरों को द रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड इफ बोथ द वेरिएबल्स आर, एंड योर ऑप्शंस आर ए क्रमिक मापने पर मापा गया हो या मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल, बी आनुपातिक मापन पर मापा गया हो मेजर्ड ऑन रेशियो स्केल, सी अंतराल मापने पर मापा गया हो या मेजर्ड ऑन ए इंटरवल स्केल, एंड डी इन ऑल ऑफ द एबव थ्री सिचुएशन, या उपरोक्त तीनों स्थितियों में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक होता है या श्रेणी क्रम सहसंबंध की गणना होती है या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन जो होता है, इसका जो कैलकुलेशन होता है, इसके लिए जो जो हमारे जो डेटा होने चाहिए या जो चर होने चाहिए वो किस स्केल में होने चाहिए, जो आंकड़े होने चाहिए किस स्केल में होने चाहिए, वो क्रमिक मापने पर मापा गया हो या मेजर्ड ऑन ए ऑर्डिनल स्केल, या जो ऑर्डिनल स्केल होता है उस पर मापा गया हो या क्रमिक मापने पर मापा गया हो, तो जो है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि मेजर्ड ऑन ए रेशियो स्केल या अनुपातिक मापन पर मापा गया हो तो भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है अंतराल मापन पर मापा गया हो या इंटरवल स्केल पर मापा गया हो तो भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा है उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में इन द ऑल ऑफ द एबव थ्री सिचुएशंस, अर्थात क्रमिक में, अनुपातिक में, अंतराल में, तीनों में, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल स्केल तीनों में किसी भी जो है रूप में या किसी भी मापनी पर जो डेटा हो, आंकड़े हो, तो हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में और इन ऑल ऑफ द एबव थ्री सिचुएशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है किन चरों को केवल पूर्णांकों में ही व्यक्त किया जा सकता है, which variables can be expressed only in integers, and your options are A discrete variables या असतत चरों को, B continuous variables या सतत चरों को, C qualitative variables या गुणात्मक चरों को, and D all types of variables या सभी चरों को। तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, किन चरों को केवल और केवल पूर्णांकों में ही व्यक्त किया जा सकता है, which variables can be expressed only in integers। तो only in integers क्या है, कंटिन्यूअस नहीं, क्वालिटेटिव नहीं, ऑल नहीं, बल्कि क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होता है या असतत चर जो होते हैं, इन असतत चरों को हम केवल और केवल पूर्णांकों में माप सकते हैं या जो है इंटीजर्स में हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो जो असतत चर हैं या डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, इन चरों को केवल पूर्णांकों में ही व्यक्त किया जा सकता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि का उपयोग किस स्थिति में किया जा सकता है, इन विच सिचुएशन द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड्स कैन बी यूज्ड, एंड योर ऑप्शंस आर ए दोनों चर असतत हों, बोथ वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट, बी दोनों चर सतत हों, बोथ वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस, सी एक चर सतत हो तथा एक चर असतत हो, वन वेरिएबल इज कंटिन्यूअस एंड वन वेरिएबल इज डिस्क्रीट, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं या किसी में भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड्स है, इसके लिए यह जरूरी है कि जो वेरिएबल्स हों, जो चर हों, क्या हों, दोनों के दोनों चर क्या हों, कंटिन्यूअस स्केल में हो या कंटिन्यूअस हो, दोनों चर जो है कंटिन्यूअस टाइप के हों या दोनों चर क्या हो, सतत चर हों। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या सतत चर के लिए ही हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दोनों चर क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए या सतत होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है किसका कथन है मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हु सेड दैट मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको हम मापन कहते हैं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड
rules, and your options are A. Helmstetter, B. Guilford, C. S.S. Stevens and D. Bradfield and Murdoch। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो डिफिनीशन है वह स्टीवेंस साहब का है। एस.एस. स्टीवेंस ने कहा था कि मापन के स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, और मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू certain agreed rules। Now the next question, question number 38, प्रश्न संख्या 38 प्रश्न है द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आर, मापन के स्तर कौन कौन से हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए. नामित एवं क्रमित स्तर, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल लेवल। बी. क्रमित एवं अंतराल स्तर, ऑर्डिनल एंड इंटरवल लेवल। सी. अंतराल एवं अनुपात स्तर, इंटरवल एंड रेशियो लेवल। एंड डी. ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम मापन के स्तर की बात करते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें नॉमिनल स्केल या नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल या ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल लेवल या इंटरवल स्केल और रेशियो लेवल या रेशियो स्केल आता है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे के सारे विकल्प सही हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल या रेशियो लेवल। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, मापन के 4 स्तर हैं मुख्य रूप से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मध्यमान को कहते हैं। द मीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड, होल पॉपुलेशन अर्थात संपूर्ण मध्यमान से प्राप्त, संपूर्ण पॉपुलेशन या संपूर्ण जनसंख्या या संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मध्यमान को क्या कहा जाता है? द मीन obtained from the whole population is called, and your options are A. statistics या प्रतिदर्शक, B. significant या सार्थक, C. पैरामीटर्स या प्राचल एंड D. डिग्री ऑफ फ्रीडम या मुक्तांश। तो डियर स्टूडेंट्स, संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मध्यमान को स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं कहते, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पैरामीटर्स या प्राचल। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मध्यमान को प्राचल कहा जाता है। द मीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40, प्रश्न है प्रतिदर्श के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णनात्मक मापों को कहते हैं। द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स टू बी फाउंड फॉर सैंपल्स आर कॉल्ड, एंड योर ऑप्शंस आर स्टैटिस्टिक्स या प्रतिदर्शक, सिग्निफिकेंट या सार्थक, पैरामीटर्स या प्राचल, डिग्री ऑफ फ्रीडम या मुक्तांश। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिदर्श के लिए, सैंपल के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णनात्मक मापों को क्या कहा जाता है? द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स टू बी फाउंड फॉर द सैंपल्स आर कॉल्ड, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, पैरामीटर नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं, बल्कि दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स या प्रतिदर्शक कहते हैं। प्रतिदर्श के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णनात्मक मापों को प्रतिदर्शक कहा जाता है। द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स टू बी फाउंड फॉर सैंपल्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की, जो संबंधित है आपके बीएड द्वितीय सेमेस्टर का जो पेपर है एजू बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, उससे संबंधित प्रश्नों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोगों ने अभ्यास किया। अगले क्लास में अन्य 20 प्रश्नों के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा जो भी आपके प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने के अलावा आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं। उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी यदि आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon. All आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि संबंधित होंगे आपके एजू बीएड 107 के पेपर से, असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग या शिक्षण में अधिगम के आकलन से, उसको लेकर के जल्द ही हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।